हमें मालूम है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को और नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने ही, वो मुंतखब वजीर आजम थे, नवाज शरीफ साहब को तो 2/3 मेजॉरिटी हासिल थी, लेकिन उनको इन्होंने घर भेज दिया एक फैसले के तहत 5 जजों ने। इससे पहले भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी का हुक्म हो या और बहुत से ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसमें उन्होंने फैसले किए हैं। देखिए, अब तक तो ये था कि जुडिशरी को अपर एज हासिल था। जुडिशरी ने बहुत से अहम फैसले किए हैं और उसमें उन्होंने पार्लियामेंट को और मुंतखब प्राइम मिनिस्टर्स को बाज़-औक़ात तो जस्टिफाई कह सकते हैं, कर सकते हैं, और बाज़-औक़ात बिल्कुल आइन से मावरा जाके उन्होंने अपनी पावर्स को इस्तेमाल किया है और उन पर कोई पूछने वाला नहीं था। देखिए, आईनी तरमीम लाने का तरीका ये है, टेक्निकली स्पीकिंग और आम अल्फाज में, कि पहले जो भी आईनी तरमीम देना चाहता है वो स्पीकर को एक नोटिस देता है सेक्रेटेरिएट के थ्रू कि मैं ये आईनी तरमीम है, उसके साथ अटैच करता है कि मैं ये असम्बली के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो फिर स्पीकर साहब उसके लिए वक्त मुकर्रर करते हैं। तो सबसे पहले तो वो जब वक्त मुकर्रर हो जाता है तो उसका जो मुहर्रिक होता है, यानी जो उसका मूवर होता है, वो उसको कहा जाता है कि आप खड़े होकर इजाज़त तलब करें ऐवान से कि वो आपको इजाज़त देते हैं ये तहरीक मूव करने की, यानी ये अमेंडमेंट मूव करने की। तो जब वो खड़े होकर कहते हैं कि मैं इजाज़त तलब करता हूँ, तो कोई एतराज़ नहीं होता, तो स्पीकर साहब उन्हें इजाज़त देते हैं कि अब आप प्रोसीड करें। अब आप अपनी जो तजवीज़ करदा तरमीम है उसे ऐवान के सामने पेश करें। तो वो चूँकि पहले डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती है, असूलन तो इसके लिए वक्त मुकर्रर है कि इतने दिन पहले ये डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए मेंबर्स के लिए, लेकिन इसको एक्सेप्शन भी दी जा सकती है। अगर ऐवान मंजूर कर ले कि हम इसको एक्सेप्शन देते हैं कि कोई बात नहीं, पहले डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई तो अभी कर दी जाए, तो उस वक्त भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। फिर जो मूवर है वो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी तकरीर में बयान करता है कि ये क्यों वो कर रहे हैं मूव, और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो वो तरमीम करना चाहते हैं या मंजूर कराना चाहते हैं। इसके ऊपर फिर स्पीकर साहब कुछ और लोगों को, अमूमन लीडर ऑफ द अपोजिशन को, लीडर ऑफ द हाउस को और चंद दूसरे पार्लियामेंट्री लीडर्स को उसके ऊपर इजहार ख्याल की दावत देते हैं। ये कहलाती है फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। जब ये इनिशियल डिस्कशन मुकम्मल हो जाती है तो फिर वो स्पीकर साहब मूवर को कहते हैं कि अब आप अपनी क्लास बाय क्लास पेश करें ऐवान के सामने ताकि वो उसकी मंजूरी दे। तो इसको कहते हैं सेकंड रीडिंग ऑफ द बिल। फिर वो एक एक क्लास जो है अपने बताए हुए, जैसे कल आपने देखा होगा कि 22 क्लासेस थी, वो पेश करते हैं। अगर किसी क्लास में कोई अमेंडमेंट प्रपोज कर दे तो फिर उस पर बहस होती है, ना पेश करे तो फिर वोटिंग हो जाती है। हर क्लास के ऊपर वोटिंग होती है और जिस क्लास के ऊपर फिर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाए वो अप्रूव हो जाती है, और जिस पर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलेगी वो जाहिर है कि वो अप्रूव नहीं होगी। तो ये सेकंड रीडिंग जब सारी क्लासेस मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर आखिर में एक थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग ये होती है कि आप बिल के ऊपर वोटिंग कराते हैं मजमूई तौर पे, और उस पूरे बिल के ऊपर वोटिंग अमूमन बाय डिवीज़न कराई जाती है। यानी वोटिंग के तो कई तरीके हैं, बाय वॉइस वोट भी हो सकती है, हाथ भी खड़े किए जा सकते हैं, अपनी सीटों के ऊपर खड़े होकर भी लोगों को गिना जा सकता है। लेकिन ये आखिर में जो कराई जाती है पूरे बिल के ऊपर वोटिंग, इसको बाय डिवीज़न मेथड कहते हैं। इसमें जो लोग इसके हक में होते हैं वो एक रास्ते से बाहर निकलते हैं लॉबी में, और जो इसको नो कहने वाले होते हैं, जो इसको नामंजूर करने वाले होते हैं, वो दूसरे रास्ते से बाहर निकलते हैं। और दोनों रास्तों के ऊपर असम्बली का स्टाफ मुतय्यन होता है, वो हर एक का नाम नोट करता है और यूँ एक रिकॉर्ड आ जाता है कि किस लोगों ने इसके हक में वोट दिया, कितने लोगों ने और किन लोगों ने,
और किन लोगों ने इसकी मुखालफत की और वो कितने लोग थे। तो जब ये तीसरा मरहला भी मुकम्मल हो जाता है तो फिर डिवीज़न का रिज़ल्ट स्पीकर साहब अनाउंस करते हैं और वो फिर ऐलान करते हैं कि इसकी रोशनी में अब ये बिल इस ऐवान से मंजूर हो गया। तो ये एक मुख्तसरन उसका तरीक़ेकार है। अमूमन इसके अंदर कई दिनों तक मुहित होता है ये मामला, लेकिन अगर आप मसलन ये कि एक चीज़ ये भी होती है कि शुरू में इस पर डिबेट शुरू करने से पहले ये भी होता है बिलअमूम कि आप इसको किसी कमेटी को रेफ़र कर देते हैं जो कंसर्न्ड कमेटी होती है। यानी ये अगर जो बिल किसी कमेटी को जाता तो ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस के पास जाता, तो वो कमेटी के पास बिलअमूम एक महीना होता है, वो उस पर गौर करके अपनी रिपोर्ट फिर ऐवान में लाते हैं और फिर ये प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन इस रूल के बारे में भी इसको भी सस्पेंड कर सकता है ऐवान। कि बुनियादी तौर पे इसमें एक आईनी मामलात का फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक अलग बेंच तजवीज़ किया गया है। तजवीज़ क्या किया गया है, अब वो कानून का हिस्सा है क्योंकि वो पास हो गया है। तो ये पहले तो इब्तदाई तौर पे एक अलग से आईनी दस्तूरी अदालत कायम करना थी जो बिल्कुल एक अलग पैरेलल होती सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन बाद में फिर ये जो कंसल्टेशन के प्रोसेस में और कोई इत्तफाक राय पैदा करने के प्रोसेस में ये फैसला हुआ कि अलग कोर्ट ना बनाई जाए और उसके लिए एक बेंच बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो बेंच कम से कम 5 लोगों पे मुश्तमिल होगा और वो जुडिशल कमीशन बनाएगा। अमूमन देखिए बेंच बनाने का जो हक है वो पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को होता था और अब वहाँ पे एक कमेटी बन गई थी 3 रुकनी, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सेकंड सीनियर मोस्ट जज और फिर एक जज जो चीफ जस्टिस साहब उसको नॉमिनेट करें। तो 3 लोग मिलके फिर वो फैसला करते थे कि बेंच कितना बड़ा होना चाहिए, कौन सा केस किस बेंच पे जाए। लेकिन अब ये मामला ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के दायरा कार में नहीं है। अब वो जुडिशल कमीशन जो बनेगा उस जुडिशल कमीशन ये फैसला करेगा और इस लिहाज से वो अलग से एक पावरफुल होगा बेंच। उसका जो उसको जो प्रिजाइड करेगा उसका नाम, उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहा गया है इस तरमीमात में। तो वो इसलिए आज सारे जो आइन से मुतल्लिक मामलात होंगे जो अमूमन देखते हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल होते हैं, जिनकी बहुत शोहरत होती है, जिसके बारे में टेलीविज़न पे बहुत चर्चा होता है, वो मोस्टली आइनी मामलात होते हैं। तो ये आइनी तमाम हाई प्रोफाइल मामलात फिर उस बेंच के पास जाएंगे और वो बेंच उसका फ़ैसला करेगा। उस बेंच में जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उसमें से फिर कोशिश करेंगे कि हर प्रोविंस की बराबर नुमाइंदगी हो और जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो फिर उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो जाएगा। मसलन वो सुओ मोटो लेने की पावर जो है वो उसी के पास होगी। सदर साहब को एडवाइस मांगते हैं तो वो भी इसी बेंच के पास होगी। तो यूँ समझिए कि बेंच, अगर मैं कह सकूँ तो ये कोर्ट इन ए कोर्ट है। यानी जिस तरह कहते हैं ना रियासत के अंदर रियासत है, तो ये अदालत के अंदर एक अलग अदालत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुकर्रर करना ये भी बहुत अहम एक आइनी और कानूनी नुक्ता है। और अब तक की जो प्रैक्टिस थी और आइन के अंदर जो लिखा हुआ था उसके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे ज़्यादा सीनियर जज होते हैं वो ऑटोमेटिकली वक्त आने पे और साबिक चीफ जस्टिस के रिटायर होने पे वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं। उनका नोटिफिकेशन तो होता है लेकिन इसके बारे में कोई प्रोसेस नहीं होता, उन्हीं का नाम नोटिफाई हो जाता है। लेकिन अब इसमें तब्दीली ये कर दी गई है कि अब एक पार्लिमानी कमेटी होगी 12 रुकनी, जिसमें 8 लोग तो नेशनल असम्बली के होंगे, 4 होंगे सेनेट के। और वो पार्लिमानी कमेटी 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो 3 मोस्ट सीनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट, उनमें से किसी एक का नाम रिकमेंड करेगी वज़ीर आज़म को और वज़ीर आज़म वो सदर के पास भेज देंगे। तो यूँ अब सीनियर मोस्ट का लाजिम नहीं है कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस लग जाए। पहले तो जज साहब
की मुद्दत होती थी 65 ईयर्स। अगर फ़र्ज करें वो रिलेटिवली यंग एज में चीफ जस्टिस बन गए हैं तो वो थ्योरेटिकली स्पीकिंग 10 साल के लिए भी चीफ जस्टिस रह सकते हैं। लेकिन अब चीफ जस्टिस की मुद्दत जो है वो कर दी है 3 साल, उनका टेन्योर होगा। उनकी 65 ईयर्स की एज पहले हो जाए तो पहले रिटायर हो जाएंगे, वरना 3 साल की मुद्दत पे रिटायर हो जाएंगे। इन दोनों में से जो चीज़ पहले आ जाए उसके मुताबिक वो रिटायर हो जाएंगे। अब वो सिर्फ उम्र पे डिपेंडेंट नहीं है मामला। जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, पहले तो ये आइन में लिखा होता था कि जिस दिन उनकी 5 साल की मुद्दत पूरी होगी वो अपने घर चले जाएंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। और इसी तरह हर मेंबर इलेक्शन कमीशन की भी 5 साल की मुद्दत पूरी होगी तो वो घर चले जाएंगे। लेकिन अब ये तब्दीली कर दी गई है कि जब तक उनका कोई जानशीन नामजद ना कर दिया जाए, इलेक्शन जो उसका एक बाकायदा प्रोसेस है आइन के अंदर, और ये सीट खाली नहीं रहेगी, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त तक अपना काम करते रहेंगे और जो मेंबर है वो भी अपना काम करते रहेंगे, एक मेंबर। और इसके बारे में कोई हमने देखा है माजी में अगरचे मुद्दत लिखी तो हुई है कि इतने अरसे में उनका जो जानशीन है उसका तकर्रुर हो जाए, लेकिन बाज़ औक़ात ये पोजीशन सालों खाली रहती है। तो इसका मतलब है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सालों इस पोजीशन पे बहैसियत से एक केयर टेकर के बैठ सकते हैं अगर हुकूमत चाहे और वो ना चाहे कि कोई इत्तफाक राय हो। कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इनडायरेक्टली एक एक्सटेंशन देने का जो इसमें एहतमाम किया गया है वो बिल्कुल गलत बात है। उसमें बुनियादी बात यही है कि इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इसलिए नहीं दी जाती और उसको दोबारा अपॉइंट इसलिए नहीं किया जाता ताकि वो अपने 5 साल के टर्म के दौरान किसी मौके पे उसको टेम्प्ट ना किया जा सके हुकूमत की तरफ से कि हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे अगर आप हमारे हक में ये फैसला कर दें, पुटिंग इट क्रूडली। तो इसलिए वो उनके एक्सटेंशन का कोई उसके अंदर गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अब ये जो किया गया है इसके अंदर इनडायरेक्टली एक एक्सटेंशन की प्रोविज़न है कि वो उस वक्त तक रहेंगे अपने ओहदे पे जब तक कि नया आदमी उसकी जगह पे ना आ जाए। उसमें ताख़ीर भी हो सकती है और अगर कोशिश की जाए तो ताख़ीर ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये बहुत काबिल एतराज़ बात है मेरे ख्याल में। इसी तरह हाई कोर्ट के केसेस हैं, उनको भी ट्रांसफ़र करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया है। तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मुंतकिल कर दें या वो खुद अपने पास मुंतकिल कर लें, ये भी उनके पास है। अब ये जुडिशल कमीशन जो है इसकी भी कंपोजिशन को तब्दील कर दिया गया है। पहले जुडिशल कमीशन होता था और एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती थी, तो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ज़्यादा इख्तियारात नहीं होते थे। अब पार्लियामेंट्री कमेटी और जुडिशल कमीशन को आपस में मदगम कर दिया गया है, यानी मर्ज कर दिया गया। अब ये मर्ज जो इदारा है जुडिशल कमीशन ही कहलाएगा। इसके अंदर 4 जजेस हैं सीनियर मोस्ट, और उसके अलावा एक वकील होंगे पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से नॉमिनेटेड, और एक माइनॉरिटीज़ या ख़वातीन की तरफ से एक मेंबर नॉमिनेट होंगे, और उसके अलावा 4 पार्लियामेंटेरियंस होंगे जिनमें से 2 सेनेट के होंगे, 2 कौमी असम्बली से होंगे, और इनमें से बराबर बराबर तादाद होगी अपोजिशन की और गवर्नमेंट की। तो ये यूँ दोनों का एक जो मर्ज्ड इंस्टीट्यूशन है उसमें पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, इसमें वकील भी है, और इसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी होंगे, वफाकी वज़ीर कानून होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे, वो भी इसके अंदर मौजूद होंगे। तो ये इस तरह से अब ये बॉडी है जो बहुत से काम करेगी वो जो पहले भी कर रही थी, जैसे हाई कोर्ट के जजों का तकर्रर है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का तकर्रर है। हाई कोर्ट के जजों के तकर्रर के लिए ज़रा अलग कंपोजिशन होगी, सुप्रीम कोर्ट के जजों का तकर्रर की बात करूँ। और इसके अलावा एडिशनल काम अब ये करेगी कि ये जो बेंच बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसकी भी तश्कील ये करेगी। हमें मालूम है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को और नवाज शरीफ साहब को अदालतों ने ही
वो मुंतखब वज़ीर आज़म थे। नवाज शरीफ साहब को तो 2/3 मेजॉरिटी हासिल थी, लेकिन उनको इन्होंने घर भेज दिया एक फैसले के तहत 5 जजों ने। इससे पहले भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी का हुक्म हो या और बहुत से ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हैं जिसमें उन्होंने फैसले किए हैं। देखिए, अब तक तो ये था कि जुडिशरी को अपर एज हासिल था। जुडिशरी ने बहुत से अहम फैसले किए हैं और उसमें उन्होंने पार्लियामेंट को और मुंतखब प्राइम मिनिस्टर्स को बाज़-औक़ात तो जस्टिफाई कह सकते हैं, कर सकते हैं, और बाज़-औक़ात बिल्कुल आइन से मावरा जाके उन्होंने अपनी पावर्स को इस्तेमाल किया है और उन पर कोई पूछने वाला नहीं था। इसका एक बहुत सा बैकलैश जमा हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर और सियासतदानों के अंदर कि ये तो हमें दबाए चले जा रहे हैं। तो वो जो बैकलैश जमा हो रहा था वो इकट्ठा होकर बिलाखिर उनको अब मौका मिला, तो उन्होंने कोशिश की है कि इसके बारे में कोई तवाज़ुन इख्तियार किया जाए। सितंबर के मिडल में जब ये पहले ये पैकेज ऑफ अमेंडमेंट्स की बात सुनी गई थी, तो यूं लगता था कि बस एक आध दिन में यह पैकेज मंजूर हो जाएगा और उस पर कोई डिस्कशन या कोई डिबेट की ज़रूरत का मौका ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन पार्टियों ने इस पर रेजिस्ट किया और उसके नतीजे में बावजूद इसके कि कहा जाता है कि बहुत दबाव था कि इसको पास कर लिया जाए, लेकिन फिर भी ये कंसल्टेशन हुई। ये आपस में इतने मशवरे हुए, गालबन कोई 10 से 15 तक मीटिंग्स गालबन स्पेशल कमेटी की हुई और उसके बाद फिर ये आपस में एक पार्टी दूसरी पार्टी पहली पार्टी को, ये जमीयत उलमा इस्लाम के और पीटीआई का मशवरा, पीएमएलएन और जमीयत उलमा इस्लाम का मशवरा, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का, तो आपस में ये कंसल्टेटिव प्रोसेस जो जमहूरियत में रिक्वायर्ड है वो हो गया। और उसके नतीजे में हमें मालूम है कि वो पहली जो मुसव्वदा था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का, उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आईं। वो 53 पॉइंट्स पे मुहित था, अब ये सिर्फ 22 पॉइंट्स, जिसमें 4 अमेंडमेंट्स शामिल कर लें तो 26 पॉइंट्स पे है। तो बहुत सी उसमें से चीज़ें चली गई, बल्कि उसमें एक नुक्ता था जो हमारी अफवाज के सरबराह हैं उनकी एक्सटेंशन और उनकी सर्विस रूल से मुतालिक था कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया जाए। अब ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें वो भी नहीं है, तो इस लिहाज से ये एक बहुत इम्प्रूव्ड वर्जन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।